दिलीप कुमार हिंदुस्तानी फिल्मों का वो पहला और आखिरी मुगल जिसने 50 साल से ज्यादा अरसे तक हमारे दिलो दिमाग पर अपनी हुकूमत जारी रखी। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो खामोश, एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रिख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का वो पहला बेमिसाल अदाकार जो दिलों की धड़कन बनकर अदाकारी के आसमान का एक ऐसा रोशन सितारा बन गया जिसकी चमक वक्त के साथ साथ और बढ़ती गई। मैंने जब ये फिल्म्स देखी लाइव, तब नेहरू जी थे। हमारे मन में एक इमेज था कि दिलीप साहब के फिल्म्स मेन स्ट्रीम सेक्युलर नेहरूवियन फिल्म्स हैं। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। पेशावर के एक तिजारती खानदान के चश्मो चराग यूसुफ खान ने जब होश संभाला तो पूरे मुल्क में आजादी की जद्दोजहद का दौर दौरा था। दीगर नौजवानों की तरह उनके दिल में भी गुलामी की जंजीरों से आजादी का जज्बा मौजूद था। आप लोग अभी सोच रहे हैं, इंकलाब कभी नहीं सोचता। इंकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। आजादी का ये जज्बा बढ़ता गया, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के जलसे में अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर के लिए कमसिन यूसुफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से उन्हें ले जाकर बड़ौदा जेल में रखा गया, जहां उन दिनों मौलाना आजाद भी गिरफ्तार करके रखे गए थे। आजादी का ये जज्बा किस तरह दिलीप कुमार को जज्बात निगारी तक ले गया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। बॉम्बे टॉकीज नाम की उस दौर की मशहूर फिल्म कंपनी की मालकिन देविका रानी, जो उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार भी थी, उन्होंने यूसुफ खान को एक दोस्त के साथ देखा और पहली नजर में उनके अंदर छुपे जौहर को पहचान लिया। यूसुफ खान का खानदान तिजारत में नुकसान की वजह से उन दिनों माली बहरान से दो चार था, इसलिए उन्होंने माली मुश्किलात की वजह से बॉम्बे टॉकीज में काम करना मंजूर कर लिया। कहा जाता है कि देविका रानी ने यूसुफ खान के लिए 3 नाम तजवीज किए, जिनमें पहला नाम था वासुदेव, दूसरा था जहांगीर और तीसरा नाम था दिलीप कुमार। और इस तरह यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। I won't call it a compromise that he made. मैं ये कहूँगा वो कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता के बदले एक बड़ा अच्छा बिजनेस स्ट्रोक था उनका। ये मास्टर स्ट्रोक था कि मैं वही काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उस नाम के साथ करूँगा जिसको कि आवाम मुझे ज़्यादा आसानी से एम्ब्रेस कर ले, ज़्यादा आसानी से पहचान सके। कहा जाता है कि पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के खानदानों में पेशावर के दौर से ही करीबी ताल्लुकात थे। गुलाम सरवर खान पृथ्वीराज कपूर के वालिद दीवान बशेश्वर नाथ को छेड़ते थे कि आपका बेटा तो भांड बन गया है, थिएटर में नाचता गाता है।
एक दिन बशेश्वर नाथ खुशी खुशी मिठाई का डिब्बा लेकर गुलाम सरवर खान के पास आए और कहा, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा भी भांड हो गया, फिल्मों में तुम्हारा नाम ऊंचा कर रहा है। गुलाम सरवर खान कुछ नहीं बोले, यहां तक कि घर आकर भी यूसुफ से कुछ न कहा। लेकिन इस खामोशी के पीछे नाराजगी का तूफान छुपा हुआ था, जो बिलाखिर फिल्म मेला की नुमाइश पर खत्म हुआ, जब उन्होंने बेटे को पहली मर्तबा फिल्म में देखा और उसकी अदाकारी को पसंद किया। गाए जागीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। सच तो यह है कि 40 के दहे में जंग अजीम की तबाही और बर्बादी और मुल्क की तकसीम की खूनरेजियों के बायस हिंदुस्तानी समाज में मायूसी और गमजदगी गालिब थी, जिसका तख्लीकी इजहार अवाम को दिलीप कुमार की जज्बात निगारी में मिला और वो हर दर्दमंद दिल की धड़कन बन गए। माँ, हाँ, माँ के पास हूँ। मैं एक शराबी, बदकार, बदचलन, माँ को ये काला मुंह नहीं दिखाऊंगा धर्मदा। बताया जाता है कि देवदास के किरदार को दिलीप ने इतनी गहराई से जज्ब कर लिया था कि उससे बाहर निकलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी डिप्रेशन आने लगा। एक दो प्रकार का, एक तो भी एक ट्रेजिक रोल था, और वो कहते कि मैं जब जाता था सिनेमा तो देखता था ये लोग सब रो रहे हैं और आई फेल्ट लाइक अ फ्रॉड कि भाई ये क्या है। तो तब वो जब आन प्रोसेसिंग था तब वो लंदन गए थे, तब उन्होंने लॉरेंस ओलिवियर से पूछा, मुझे याद है लॉरेंस ओलिवियर ने बताया कि भाई एक डॉक्टर है हार्ले स्ट्रीट में, साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई ये आप डाइवर्सिफाई कीजिए आपके रोल्स, ज़रा लाइट रोल्स लीजिए, कॉमेडी रोल्स लीजिए, तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये हुआ कि देवदास किया, उसके बारे में जब गुरुदत्त ने कहा प्यासा करो, उन्होंने इनकार कर दिया कि दो ट्रेजिक रोल में नहीं कर रहा। फिल्मी नाक़िदीन का कहना है कि जिस तरह जंग अजीम और तकसीम की बर्बादियों से गमज़दा समाज को दिलीप कुमार की जज्बात निगारी में तख्लीकी तस्कीन मिली, इसी तरह पंडित नेहरू के अहद हुकूमत में दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर ने एक अलामती नए दौर की शुरुआत की। नया दौर का दिलीप कुमार तामीरी सोच, मेहनत, जोश, उम्मीद और खुशहाली की नुमाइंदगी की जीती जागती मिसाल है। नया दौर से बड़ा जो है रियलिटी टेक विद अ डैश ऑफ एंटरटेनमेंट शायद उस टाइम तक नहीं बना, या उसके बाद भी बहुत ही कम ऐसी फिल्में आई हैं जहां एक तरफ ये जवाहरलाल नेहरू के सोशलिज्म के को चीज़ फिल्म आगे बढ़ाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और उस तरीके की चीज़ को, वहीं पर साथ साथ हमें ये उसके पिटफॉल्स भी दिखाए फिल्म में कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़ायदे हैं वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे मैनुअल लेबर है उसका भी अपनी एक जगह होनी चाहिए। हम गरीब लोगों को मशीनों से कोई बैर नहीं है कुंदन बाबू, 2 बखत की रोटी बस सुख से मिल जाए, यही हमारी मांग है। बस्ती में तुम भी रहो, हम भी रहें, मोटर गाड़ियां भी रहें, मशीनें भी रहें, कोई ऐसा रास्ता निकालो। जब सन 57 में वो फिल्म रिलीज़ हुई दिल्ली के नोवेल्टी सिनेमा पे, तो फिल्म को रिलीज़ हुए मुश्किल से 5-6 दिन हुए थे कि कितने लड़कों की लाइन लग गई जिन्हें दिलीप कुमार साहब का हेयर डू कॉपी करा, कि उसी तरीके के वो नाई के पास जाके बाल कटवाते और फिल्म देखने के लिए आते। जब तक कि फिल्म तीसरे हफ्ते में आई तो सिनेमा हॉल के बाहर 5 नाई स्पेशली आके बैठ गए कि हम तुम्हारे बाल वैसे बना देंगे जैसे कि दिलीप कुमार के हैं फिल्म में गाने में, उड़े जब जब जुल्फे तेरी।
दिलीप कुमार पहली ऐसी फिल्मी हस्ती हैं जिन्होंने पंडित नेहरू के साथ दिल्ली से मुल्क के अवाम को खिताब किया था। लॉर्ड मेघानंद देसाई की बात मानी जाए तो आजादी के बाद के नए हिंदुस्तान की सारी कदरें हमको दिलीप कुमार के फनी इर्तिका में देखने को मिलती हैं। जो पंडित जी के आइडियल्स थे, नेहरू जी के आइडियल्स थे, सेक्युलर, मिडल ऑफ द रोड नेशनलिज्म, प्राइड इन इंडिया, बिलीव इन प्रोग्रेस, try and make as just a society as possible. वो सब आइडियल्स दिलीप साहब के फिल्म में एम्बॉडी हुए। एक अच्छे फिल्म राइटर के तौर पर उनकी फिल्म लीडर को पेश किया जा सकता है, जिसके मौजू से साफ जाहिर है कि 60 के दहे में ही उन्होंने बाद के दौर की गंदी सियासत के रंग ढंग को पहले ही भांप लिया था। उधर चीन देश के सप्तम स्थान का शनि हमारे भारत के भोले भाले गुरु को धोखा देकर आहिस्ता आहिस्ता उसका शुद्ध माखन चुराने चला रहा। और अगर अब तक हम लोग मंदिर और मस्जिद के पत्थरों से एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। लीडर जो फिल्म थी, उन्होंने दिलीप कुमार साहब ने डिलिबरेटली नेहरू जी पर मोतीलाल का कैरेक्टर बनवाया था, आचार्य जी, अगर आपको मालूम हो, जिसको कि हमारा देश अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक नई जिंदगी का वो रास्ता है जिस पर चलकर इस देश के हर इंसान को अपनी धरती के अनाज, नदी के जल और आपस के प्यार पर बराबर का हक हासिल होगा। नैन लड़ गए हैं, नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कटक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। फिर गंगा जमुना आता है और भी किसान है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के एक इमेज किया है गंगा जमुना में कि डाकू हो तो हीरो हो फिर भी उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उस पे अन्याय हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फिर भी अगर आपने गुनाह किया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो जो लॉजिक है कि कभी क्रिमिनल को फेवर नहीं। अरे इधर आओ, छोड़ दे मुझे धन्नो, छोड़ दे। अरे राम कसम, इस सब कुत्ते की तरह मेरा पीछा किए हैं धन्नो। मैं भूखों मर गया धन्नो, मैं भूखों मर गया। मैं घर से बेघर हो गया धन्नो, मैं घर से बेघर हो गया। हाँ, गंगा जमुना में वो लूजर है मगर फिर भी ही डाइज हीरोइकली। जब मैंने लिखा है कि अगर गंगा जमुना का डेथ सीन देखो तो इट इज अ परफेक्ट हिंदू डेथ। मंदिर में बेल्स लगाते हैं, कोई गायत्री चैंट कर रहा है और याद ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हे राम, नहीं शीतल, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करना, मेरे साथ ऐसा नहीं करना शीतल।
मेरी जान, तुम चली जाओगी ना तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। हाथ तो गर्म है डॉक्टर, हाथ तो गर्म है। अगर कुछ हो जाता तो हाथ गर्म ना होते डॉक्टर। आप लोग तो कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी नहीं हुआ मेरी बीवी को। तुम अच्छी हुई शीतल, आंखें खोलो, शीतल आंखें खोलो। विजय से मिलना चाहती हो ना? मैं जाके लाऊंगा उसको तुम्हारे पास। जी भर के बातें कर लेना उससे। तुम्हारी सुनेगा वो, मेरी नहीं सुनेगा शीतल। बाज नाक़िदीन का कहना है कि 60 की दहाई से लेकर आज तक कोई ऐसा हिंदुस्तानी अदाकार नहीं है जिसके अंदर दिलीप कुमार कहीं न कहीं मौजूद न हो। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय, तुमने मुझसे बदतमीजी की है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं। अब मेरी बात सुनो। Dilip Kumar, and I've never really looked beyond that because he's been my idol, and I've watched every one of his works, and I always feel that whenever the history of Indian cinema will be written, it will always have, you know, before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. He's been phenomenal. My greatest regret, though, was that the one of his films, which I thought was his best work and most brilliant, was Ganga Jamuna. Many a times, you know, some of our artists, and sometimes you also feel that, you know, you deserved to have got an award, but you didn't get it. And then you console yourself by this fact that, you know, if Dilip Kumar couldn't get it for Ganga Jamuna, who the hell are you? एक बात है कि हर रोल वो जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने अपनी जान दे दी, और वैरायटी भी कितनी है उनके रोल में। देहाती करते हैं, अर्बन करते हैं, वकील है, किसान है, डाकू है, युवराज है, जैसा वो सब रेंज में भी हर रोल में वो इतना कंसंट्रेशन के साथ एक्टिंग करते हैं कि वो खुद वो बन जाते हैं। लगाम दो, लगाम दो इस ज़बान को। मानते हैं हम कि तुमने जिंदगी भर कुणाल की परवरिश की, उसे पाला। उनको नाजरीन के जज्बात पर इस हद तक इख्तियार हासिल था कि उनके एक इशारे पर कभी लोग रो पड़ते थे और कभी हंसते चले जाते थे। सुख के सब साथी, दुख में न सुख के सब साथी, दुख में न साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। दिलीप कुमार की अदाकारी की एक बड़ी खासियत ये थी कि जितनी कामयाबी उन्हें शिद्दत एहसास वाले जज्बाती किरदारों में हासिल हुई, उतनी ही मकबूलियत
उन्हें हल्के फुल्के तफरीही अंदाज वाले किरदारों में भी मिली। नितिन बोस को अगर दिलीप कुमार का गाइड, फिलॉसफर एंड फ्रेंड कहा जाए तो बेजाना होगा। नितिन बोस के अलावा नौशाद और मोहम्मद रफी जैसे साथी भी हमेशा उनके हमनिवाला व हमप्याला बने रहे। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं। अपने अजीज दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में पहली बार दिलीप कुमार ने शैलेंद्र का लिखा गाना लता मंगेशकर के साथ मिलकर गाया था, जिसकी मौसीकी सलील चौधरी ने तरतीब दी थी। गम की आग बुझाना है तो हमसे सीखो यार, आग लगे हमने झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। बाद में फिल्म सगीना का मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना उन्होंने किशोर कुमार के साथ मिलकर गाया। फिल्म कर्मा के अलावा चंद अधूरी फिल्मों के लिए भी उन्होंने कुछ गाने गाए जो मंजर आम पर नहीं आ सके। बरसों से तो कहता आया I love you, हर दिन हर पल यही कहूं मैं I love you। सत्यजीत रे ने कहा था कि दिलीप कुमार से मुअस्सर मेथड एक्टर उनकी नजर से नहीं गुजरा। सच तो यह है कि मार्लन ब्रांडो के शोहरत हासिल करने से बहुत पहले दिलीप कुमार ने गैर दानिस्ता तौर पर मेथड एक्टिंग की मेराज को हासिल कर लिया था। I feel he is still a child when a role comes to him. Excited. I would like to do this thing. I like to do this thing. Scene. I think every actor should see how to emote that scene. He was brilliant in the roads. He was shouting like a mad dog, like this. You mentioned the scene. That scene can be written in the history. It's one of the best performed scenes in the history of India. दिलीप साहब इमोशंस इमोट करने की एक इनकी मास्टरी रही है। इनको बिल्कुल डायलॉग पसंद नहीं हो। ये नॉर्मली ही सेज कि वोकल्स को कम करो, डायलॉग कम करो, इसे इमोशंस के ऊपर ध्यान। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि सब डायलॉग हिंदी होते तो हिंदी में सब लफ्ज़ जो हो ये रीजनल ज़बान है। तो मैंने शूटिंग के दिन ही पूछा इनसे कि अगर ऐसे करें हम लहजा बदल के तो कैसा लगेगा। तो सुभाष इज़ वन हु टेक्स क्विक डिसीजंस एंड ही सेड इसी तरह करेंगे। उससे थोड़ा राजजी को थोड़ा लगा कि भाई ये मैं समझ नहीं रहा, तो अगर ये लैंग्वेज ये बोल रहे हैं दिलीप साहब तो मैं क्या ये लैंग्वेज मैं नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा कि अगर आप बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलिए, लेकिन एक ध्यान रखिए कि कहीं हमने गलत बोल दिया तो आप बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है यार इन्हीं को बोलने दीजिए और मैं अपने ही उर्दू में ही बोलता। राजेश्वर जी, ये बात तारी मारी दुश्मनी की तो ना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते की, भीतर के जज्बात की बात हो रही। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं सर झुका के मांगी जाती है वीर सिंह। राजेश्वर साहब, ये जज्बात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के जो आपसे अपने रिश्ते का हक मांगने आया है, और हक हमेशा सर झुका के नहीं सर उठा के मांगा जाता। बट हियर आई मस्ट एडमायर द एक्टर्स क्वालिटी कि व्हेन यू आर सो अनकंफर्टेबल विद द सीन, जिस वक्त आपको सीन बहुत ही बेहुदा लगे और आपको बिल्कुल ना अच्छा लगे, और फिर उसी सीन को आप उतना मेक बिलीव करके कैमरे के सामने उतनी कन्विक्शन से जिसने ऑथर लिखा है उससे भी बेहतर कर जाए,
तो ये एक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है। और बाहर निकल के देख कौन खड़ा है तेरे सामने में। ये है दादा वीर। क्या मतलब भाई? बहुत नाराज हो गए मुझसे कि ये क्या तुमने लिखा, ये सीन है? ये कोई सीन है? ये सीन तो रहेगा ही नहीं, तुम खुद काट दोगे। मैं यही सोचता रहा। नहीं करना मुझे ये सीन, नहीं करना, जाओ। अच्छा, बच्चे की तरह नाराज हो गए। अरे मैंने बोला सर एक काम करते हैं, आप सीन कर लीजिए, नहीं होगा, अच्छा होगा तो काट। नहीं अच्छा लगेगा। सनसेट जा रहा है कि सनसेट तो वाकई जा रहा है। कुछ ना कुछ फैसला अगर हो जाए तो कुछ दूसरी तरह से कुछ सीन को हो जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश पे मुझे नजर नहीं आई। आई थॉट इट इज बेस्ट थिंग टू सरेंडर एंड डू इट द वे इट कम्स। अच्छा लगे बुरा लगे काट देगा, ज्यादा से ज्यादा फिर कुछ ले लेंगे। दिलीप कुमार को सामने रखकर फिल्मों का मंसूबा बनाने का सिलसिला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं था। डेविड लीन ने उस दौर में जब हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया तो दूसरे सबसे बड़े किरदार के लिए उन्होंने दिलीप कुमार से रब्त किया, लेकिन दिलीप कुमार ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। बाद में इसी रोल को मिस्र के मशहूर अदाकार उमर शरीफ ने किया। इसी रोल की बदौलत वो हॉलीवुड बरादरी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए। मैं कर सकता हूं मगर मुझे करना नहीं। वो भी कैरेक्टर जरा ड्यूबियस कैरेक्टर है, मगर वो एक नोबल कैरेक्टर नहीं। दिलीप साहब आवर आइडल। वो कभी उन्होंने अगर नेगेटिव एक्टिंग की होती तो बहुत नुकसान हो जाता था। उनको मालूम था कि अगर दिलीप कुमार कुछ करे तो सारे देश की जनता को, स्पेशली यंग पीपल को बहुत असर पड़ जाएगा। मगर दिलीप साहब, उनकी एक जो स्टैचर अलग था, उन्होंने सोच संभाल के स्टैचर अलग रखा। दिलीप कुमार अकेले ऐसे अदाकार हैं जिनको 19 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया और 8 बार फिल्म फेयर का बेहतरीन एक्टर अवार्ड उनको दिया गया। इसमें 1955, 1956 और 1957 की पहली हैट्रिक भी शामिल है। ये एक नादिर एजाज है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किए जा चुके दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों में आता है। एक अजीम फनकार होने के साथ साथ दिलीप कुमार एक अजीम इंसान भी हैं। उनकी शख्सियत इंसानी खूबियों, मोहब्बत और इखलास का एक ऐसा मजमुआ है जिसकी कशिश हर शख्स को उनके नजदीक ले आती है। दिलीप कुमार की शरीक हयात सायरा बानो भी हमारे लिए काबिल सताइश हैं, जिन्होंने हर कदम पर अपने शौहर का साथ दिया और उनकी खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी आज एक मिसाल की हैसियत रखती है। दिलीप कुमार हालांकि पिछले कुछ अरसे से फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी शख्सियत एक ऐसे सायादार दरख्त की मानिंद है जिसकी शफ़क़त भरी छांव से फैज़याब होना नए दौर के लोगों के लिए बायसे एजाज बात समझी जाती है। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए।